नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक भावनात्मक कहानी है। 1 महीने पूर्व ही सुनंदा ने डिफेंस ऑफ कंट्रोलर अकाउंट्स के ऑफिस में ज्वाइन किया था। उस दिन ऑफिस पहुंच के उसने चपरासी को बुलाकर कहा, सुरेश, AN4 सेक्शन से अकाउंट्स ऑफिसर को बुलाओ। सुरेश चला गया और वो अपने सामने रखी फाइल पढ़ने लगी। 5 मिनट पश्चात उसके कानों में आवाज़ आई, मे आई कम इन? यस। कहते हुए सुनंदा ने ज्यों ही अपना सर ऊपर उठाया, आगंतुक बहुत बुरी तरह से चौंक गया। सुनंदा, तुम? वो भी उसे देखकर कम हैरान नहीं हो रही थी, किंतु अपने आप पे काबू रखते हुए उसने कहा, मिस्टर, क्या नाम है आपका? कुछ क्षण की खामोशी के पश्चात वो बोला, पवन गुप्ता। हूँ तो मिस्टर पवन गुप्ता। क्या आपको पता नहीं है अपनी सीनियर ऑफिसर को उसके नाम से नहीं बल्कि मैडम कहकर संबोधित करते हैं? ओह, आई एम सॉरी मैडम। पवन का चेहरा बुझ गया। सुनंदा बोली, हेडक्वार्टर से मेल आया है। फाइनेंशियल एडवाइजरी की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं पहुंची है, जबकि उसकी लास्ट डेट निकल चुकी है। इसे भेजने का काम आपका ही है ना? जी मैडम, दरअसल पिछले महीने मेरी दूसरी बेटी का जन्म हुआ है। बस तभी से लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जिसके चलते मुझे बार बार छुट्टी लेनी पड़ रही है। दूसरी बेटी कहते हुए जिस बेचारगी और मायूसी के भाव उसके चेहरे पर आए, उससे सुनंदा का मन वितृष्णा से भर गया। वो रूखे से स्वर में बोली, देखिए, ऑफिस को आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है। 2 दिन में ये रिपोर्ट मेरी टेबल पे पहुंचनी चाहिए। अब आप जा सकते हैं। शाम को सुनंदा घर लौटी। रोहन अभी तक नहीं आए थे। उसने चाय बनाई, कुछ सैंडविच लिए और निचले फ्लोर पर पहुंच गई, मम्मी पापा के पास। दरवाज़ा रोहन ने खोला तो आश्चर्यचकित हो उठी। अरे, आप यहाँ? मम्मी पापा के लिए फल लेकर आया था। मैं तुम्हें अभी फ़ोन करने ही जा रहा था कि चाय बनाकर यहीं लेके आओ, सब साथ में ही पियेंगे। उसका हृदय पुलक उठा। इतना ख्याल रखते हैं रोहन मम्मी पापा का, उसकी अपनी भावना का। वो सोचती बाद में है और पहले हर काम पूरा कर देते हैं। इस विचार से उसकी आंखें भर आई। रोहन उसके जीवन में ईश्वर की नेमत बनकर आए हैं। उसका रोम रोम इस बात का साक्षी है। उस शाम देर तक वो दोनों मम्मी पापा से बातें करते रहे। फिर खाना खाकर अपने फ्लैट पर आ गए। रोहन काफ़ी थक गए थे, इसलिए लेटते ही सो गए, किंतु उसकी आंखों में नींद नहीं आ रही थी। आज ऑफिस में यकायक अतीत उसके सम्मुख आके खड़ा हो गया था। अतीत के वो पन्ने जिन्हें अपनी ज़िंदगी की किताब से वो कब का फाड़ के फेंक चुकी थी, ना जाने कहाँ से उसकी आंखों के सामने आके फड़फड़ाने लगे। उन दोनों वो MSc फाइनल कर रही थी, उमंग उत्साह से भरी हुई, अपने जीवन के आकाश की ऊंचाइयों के नए आयाम तय करना चाहती थी। तभी मम्मी की फिक्र ने उसकी उड़ान पे रोक लगा दी। वह हतप्रभ थी। मम्मी, ये अचानक आपको मेरी शादी की बात कहाँ से सूझ गई? आप तो प्रारंभ से लड़कियों के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने की हिमायती रही हैं। सुनंदा, चाहती तो मैं भी हूँ कि तुम आत्मनिर्भर बन जाओ, लेकिन हमारी समस्या को तो समझो। तुम्हारे पापा के रिटायरमेंट में केवल 4 साल बचे हैं। उससे पहले हम तुम्हारे और नीतू दोनों की शादी करके दायित्व से मुक्त होना चाहते हैं। रही तुम्हारी आत्मनिर्भर बनने की बात, तो तुम विवाह के बाद भी टीचिंग कर सकती हो। उसके मम्मी के सुझाव को मान लेती है और पापा उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर देते हैं। एक दिन वो सब लोग एक विवाह समारोह में गए थे। वहीं पवन और उसके परिवार से मुलाकात हुई। उसका रह रह के सुगंधा को प्रशंसात्मक दृष्टि से निहारना संकेत दे रहा था कि वो उसे पसंद करता है। 4 दिनों के बाद उन्होंने घर आकर इस बात की पुष्टि भी कर दी। देखने में भले ही पवन बहुत साधारण था, किंतु उसके परिवार का ऊंचा स्टेटस, उसकी सौम्यता तथा सबसे बढ़ के उसकी सरकारी नौकरी इस रिश्ते को स्वीकृत करने की सबसे बड़ी वजह बन गए। 3-4 मुलाकातों में सुनंदा इतना तो जान गई कि पवन का दिल साफ और स्पष्टवादी था और सुनंदा को ऐसे लोग पसंद थे। घर में खुशियों के रंग बिखर गए थे। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। दिन भर वो मम्मी के साथ विवाह की तैयारियों में व्यस्त रहने लगी और रात पर फोन पर पवन के साथ अपने भविष्य के सतरंगी सपने बुनती। नीतू भी अपने होने वाले जीजू से अच्छी दोस्ती कर ली थी। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। उस समय कहाँ जानते थे कि अनहोनी दबे पाँव उनकी ओर बढ़ रही है। एक सुबह चाय पीते हुए पापा के सीने में तेज दर्द उठा। सुनंदा तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाई और पापा को लेकर हॉस्पिटल आ गए। पापा ICU में एडमिट थे। उन्हें सीवियर हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर उपचार में जुट चुके थे। घबराहट और वेदना के कारण मम्मी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सुनंदा उन्हें किसी तरह से हौसला दे रही थी। यूं भी वो काफ़ी हिम्मती थी। जिंदगी में आई किसी भी विपत्ति में घबराई नहीं थी, किंतु इंसान को जब किसी अपने का कंधा नजर आता है तो वो सहारा पाने के लिए हाथ खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ ही जाते हैं। सुनंदा ने भी पवन को फ़ोन कर दिया। कुछ देर में वो हॉस्पिटल पहुंच गया। उसके आने से सुनंदा को एक सुरक्षा का एहसास हो रहा था, मानो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो सचमुच 2 घंटे के बाद पापा खतरे से बाहर आ गए थे। पवन ने उस दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली थी।
कैंटीन से कभी चाय तो कभी स्नैक्स लाकर मनोहार करके सबको खिलाता रहा। उसका ये अपनत्व सुनंदा के मन को छू रहा था। पवन के साथ एक अदृश्य मजबूत डोर से वो बनती जा रही थी। 2-3 दिन के तक तो पवन सुबह शाम हॉस्पिटल आते रहा। फिर अचानक ही उसने आना बंद कर दिया। उसके बाद वो फ़ोन करके बस हाल-चाल पूछ लेता। वो हैरान हो रही थी। वजह पूछती तो वो बस बिज़ी होने की बात कह देता। 10 दिन के बाद पापा घर आ गए। एक शाम फ़ोन करके पवन ने उसे समीप के कॉफ़ी शॉप में बुलाया। वो पहुंची तो उसके सम्मुख बैठ के मुस्कुराते हुए उल्हारा दिया। कितनी एब्सेंट लग गई है तुम्हारी। जानती हो, पापा मम्मी नीतू सभी याद करते हैं। कल ही हाजिर होने का फरमान जारी किया है। वह एकटक उसका चेहरा देखता रहा। इतनी ही देर में वेटर कॉफ़ी रखकर चला गया। कॉफ़ी पीते हुए उसने पापा का हालचाल पूछा और फिर बोला, सुनंदा, आई एम सॉरी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। सुनंदा को लगा जैसे वो गर्म कॉफ़ी से उसके होठ ही जल गए हों। वो कप टेबल पर रख दिया और होठों से मुस्कुराहट जैसे गायब हो गई और चेहरा बिल्कुल विवर्ण हो उठा। ऐसा मजाक मत करो पवन। ये मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मगर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी आ गई? सुनंदा, तुम सुन नहीं पाओगी। मुझ में हर बात सुनने का सामर्थ्य है। तुम बोलो तो सही। सुनंदा, वजह सिर्फ इतनी है कि तुम 2 बहनें हो, पर तुम्हारा कोई भाई नहीं है। कल को तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो बड़ी बेटी होने के नाते सारी जिम्मेदारी हम दोनों पे आ जाएगी और मैं 2-2 परिवारों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। अप्रत्याशित रूप से कहे गए ये शब्द पिघले शीशे की तरह सुनंदा के हृदय को चीरते चले गए। स्तब्ध सी सुनंदा उसे ताकती रह गई। फिर एक-एक शब्द पे जोर देकर बोली, रिश्ता लेकर तुम ही लोग हमारे घर आए थे ना? क्या उस समय नहीं जानते थे कि मेरी बस एक छोटी बहन है, कोई भाई नहीं है? जानता था, किंतु तब इस कमी को महसूस नहीं किया था। इसके दूरगामी परिणामों के बारे में सोचा नहीं था। हाँ, तो फिर पापा को हार्ट अटैक पड़ना तुम्हारे लिए तो वरदान साबित हुआ। एक गलत निर्णय करने से तुम बच गए। तो क्या अगर शादी के बाद ये हार्ट अटैक आता तब तुम क्या करते? मुझे छोड़ देते? पवन उसकी नज़रों में ये तब सह नहीं सका और दूसरी तरफ देखने लगा। उसकी नफरत भरी निगाह उस पर डालते हुए उठ खड़ी हुई। थैंक यू पवन। अच्छा हुआ जो विवाह के पहले तुम्हारे चेहरे से ये जो सौम्यता था उसका नकाब उठ गया। मैं भी तुम्हारे जैसे नपुंसक इंसान से जुड़ने से बच गई। तुम लड़कियों को अभिशाप समझते हो ना, तो ईश्वर से प्रार्थना करना कि तुम्हारे घर में कोई बेटी जन्म ना ले ले। हृदय में नफरत, क्रोध और अपमान और पीड़ा का तूफान समेटे वो घर लौट आई, किंतु घर में उसने किसी को इस तूफान का एहसास तक नहीं होने दिया। पापा अभी कमजोर हैं, अभी इस आघात को वो सह नहीं पाएंगे। यही भाव मन में रखे वो पवन को लेकर ना जाने कितने बहाने बनाते रही, किंतु कब तक? पापा मम्मी के अनुभवी आंखों को हवाओं के बदले रुख का अंदाजा हो ही गया था। सब कुछ जानने के बाद मम्मी बोली, रिश्ता टूटने से बहुत बदनामी हो जाएगी सुनंदा। हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम पवन को बुलाओ, मैं उससे बात करती हूँ। किसी भी स्थिति पे हम उस पर कोई बोझ नहीं डालेंगे। वह तड़प उठी। लोगों के भय से आप मेरा विवाह एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर देंगे जो मेरे ही परिवार को बोझ समझ रहा हो। क्या मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी? आप दोनों ने इतने कष्ट सहकर हमारी परवरिश की और आज जब कर्तव्य निभाने की बारी हमारी आई तो हम पीछे हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम बेटियां हैं? नहीं माँ, मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करने से अच्छा होगा कि मैं कुंवारी ही रह जाऊं। अच्छा, सच सच बताइएगा, क्या कभी आपको अफसोस हुआ कि आपका बेटा नहीं सिर्फ 2 बेटियां हैं? नहीं, कभी नहीं। मैंने उनके दोनों की डिलीवरी के समय ईश्वर से यही प्रार्थना की कि बेटी हो या बेटा हो, बस स्वस्थ हो। फिर मैं क्यों इस परिवार की कमी को समझूं? सुनंदा ठीक कह रही है इंदु, ऐसे घटिया लोग से और घटिया इंसान से मैं अपनी बेटी का विवाह कतई नहीं करूंगा। पापा बोले। उसी पूरी रात विचारों के भंवर में डूबती उतर आती रही और अंततः उसने फैसला कर लिया। सुबह नाश्ते के टेबल पे मम्मी ने पापा से कहा, सुनंदा के लिए कोई और लड़का देखिए। नहीं मम्मी, बस अब और नहीं। मैंने फैसला कर लिया है। मैं सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूंगी, जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करूंगी, ताकि फिर कभी कोई ये न कह पाए कि इस परिवार में बेटा नहीं है। बिल्कुल ठीक दीदी, मैं भी अब मेडिकल की तैयारी करूंगी। नीतू चहक कर बोली, अरे तुम दोनों मनमानी मत करो, वो तो सोचो तुम्हारे पापा रिटायर। बस इंदु, पापा ने टोका, मुझे अपनी बेटियों को पढ़ाने में सामर्थ्य है। बच्चों को अपने जीवन का फैसला खुद करने दो, उन्हें अपने पंखों को आजमाने दो। अगर हौसला होगा तो दिशा सही रहेगी, तो इंसान की मुट्ठी में आकाश भी समा जाता है। बस उसी दिन से सुनंदा सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गई। प्रखर बुद्धि की स्वामिनी तो पहले से ही थी, अब कामयाबी पाने का जुनून उसके सिर पर चढ़ के बोलने लगा तो सफलता को मार्ग खुद
रास्ता खुलते गए। प्रथम प्रयास में ही इतनी बड़ी कामयाबी से घर में सब बहुत ज़्यादा खुश थे। समय से सुनंदा ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद पहुंच गई। इतना बड़ा खूबसूरत कैंपस और विभिन्न प्रांतों से आए हुए ट्रेनीज, कुल मिला के वहाँ का माहौल खुशनुमा था। एक दिन वो फूड कोर्ट में लंच कर रही थी, तभी पीछे से किसी ने पुकारा। सुनंदा मुड़ी तो कॉलेज के साथी रोहित को देखकर सुखद आश्चर्य में डूब गई और बोला, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हो। कभी कभी जिंदगी के बड़े फैसले अचानक से ले लिए जाते हैं। वो मुस्कुराई। याद है कॉलेज के फर्स्ट पोजीशन को लेकर हम दोनों के बीच कितनी खींचतान रहती थी। मेरा एक भी नंबर ज़्यादा आ जाए तब तो तुम्हारी नाक ही फूल जाती थी। उसने सुनंदा की नाक पकड़ के जोर से हिलाई तो वो खिलखिला कर हंस पड़ी। रोहन उसे अलपक निहारने लगा। यार तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो। उसके गाल आरक्त होठे, नजरें शर्म से झुक गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्रगाढ़ होने लगी। जब दोनों के बीच सामंजस्यता, स्वभाव और सपने एक जैसे हों तब अपनत्व के कोपल स्वयं ही फूटने लग जाते हैं। उन्हीं दिनों रोहन 4 दिनों के लिए अपनी बहन के विवाह में गया। उस समय कितनी व्याकुल थी वह। रोहन से मिलने की तड़प ने उसे एहसास कराया कि अपनत्व की यह कोपल प्रेम के नन्हे पौधों में बदल चुकी थी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। अगली सुबह सभी ट्रेनिस को अपने शहर लौट जाना था। उस शाम वह और रोहन पार्क में बेंच पे बैठे थे। एकाएक रोहन ने उसका हाथ थामा और भावुक स्वर में बोला, सुनंदा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीवन भर के लिए तुम्हारा साथ पाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोहन की आंखों में चाहत के सितारे झिलमिला रहे थे। उसकी छुअन और प्रणय निवेदन से सुनंदा के शरीर में सिरहन दौड़ गई। इससे पहले उस मीठी सिरहन से वो मदहोश हो जाती, अतीत की कटु स्मृतियों ने उसकी चेतना को जगा दिया और वो बोली, रोहन तुम जानते हो हम सिर्फ 2 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं है। हाँ तो? उसके चेहरे पे असमंजस के भाव थे। तब सुनंदा ने अपने अतीत को बयां करते हुए आवेश में कहा, स्त्री के लिए सास ससुर की सेवा करना उसका कर्तव्य है, तो फिर ये बात पुरुषों के लिए क्यों नहीं है? सभी अपेक्षाएं स्त्री से ही क्यों की जाती है? रोहन ने स्नेह से उसके हाथ को थपथपा के कहा, भूल जाओ उन व्यर्थ की पुरातन पंथी बातों को। मैं बस एक बात जानता हूँ कि स्त्री तभी अपने ससुराल के प्रति समर्पित होगी जब उसका और उसके रिश्तों का सम्मान किया जाएगा। सुनंदा, विवाह के बाद भी कुछ भी मेरा या तुम्हारा नहीं रह जाएगा। सब कुछ हमारा ही होगा। पति पत्नी मात्र शरीर से नहीं, मन से भी एकाकार होना चाहिए। उसने भाव विह्वल होकर रोहन के कंधे पर सिर टिका दिया। फिर तो पंख पखेरु से उड़ने लगे। कब दोनों ही एक ही शहर में पोस्टिंग हो गई, कब विवाह हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। नीतू मेडिकल करने आगरा चली गई थी, इसलिए रोहन जबरन मम्मी पापा को यहीं ले आया और अपनी बिल्डिंग में ही फ्लैट दिलवा दिया। सोचते सोचते सुनंदा नींद के आगोश में समा गई। अगली सुबह ऑफिस पहुंची। पार्किंग में कार खड़ी करके निकली ही थी कि पवन सामने से आ गया। झिझकते हुए वो बोला, मुझे माफ़ कर दो सुनंदा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी भी 2 बेटियां हुई हैं। अब मुझे समझ में आता है। किस बात की माफ़ी? मैं तो तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारी वजह से आज मैं अपनी ज़िंदगी के इस मुकाम पे पहुँची हूँ और रोहन जैसे सुलझे हुए और काबिल व्यक्ति की जीवन संगिनी हूँ। कहकर सुनंदा अपने केबिन की ओर चल दी। पवन ठगा सा उसे जाता हुआ देखता रहा। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।